गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में आपके 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम वन शॉट रिवीजन करवाएंगे और मैं इस चैनल पर आने वाली वीडियो में भी ऐसे ही जल्दी जल्दी आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करवाते रहेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे गद्य साहित्य का इतिहास। गद्य साहित्य का इतिहास, इसमें क्या गद्य की विधाएं हैं। जैसे गद्य का क्या अर्थ होता है? गद्य का अर्थ होता है बोलना या कहना, ठीक है, ये गद्य का अर्थ है। और विधा का अर्थ क्या होता है? प्रकार, मतलब कितने प्रकार। तो गद्य की विधाओं से क्या तात्पर्य हुआ? गद्य की विधाओं से तात्पर्य हुआ कि मतलब गद्य के प्रकार। ओके, तो जो गद्य की विधाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। किस तरह से बांट सकते हैं ये हम आपको बताते हैं। इसका क्या क्या, इसके जो गद्य की जो प्रमुख विधा है, गौण विधाएं हैं, ये क्या हैं? गद्य साहित्य की विधाओं को दो भागों में बांट दिया। अब प्रमुख विधाओं में क्या है? सबसे पहले नंबर पे आता है निबंध, फिर कहानी, फिर एकांकी, फिर नाटक, फिर उपन्यास। और जो गौण विधाएं हैं वो हैं संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, डायरी लेखन, भेंट वार्ता और पत्र साहित्य। तो सबसे पहले हम प्रमुख विधाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रमुख विधाओं में सबसे नंबर 1 पे आता है निबंध। तो निबंध के बारे में हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है इसका निबंध में, मतलब जो क्वेश्चन है उसी में आपको सब समझ में भी आ जाएगा। निबंध किसे कहते हैं? कोई एक भारतीय विद्वान की परिभाषा बताइए। एक निबंध के बारे में हो जाएगा कि निबंध किसको कहते हैं, और यहाँ परिभाषा भी हो जाएगी। इसी को और पूछा है अथवा लगा के निबंध का अर्थ बताते हुए किसी एक पाश्चात्य विद्वान की परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर है निबंध शब्द नि धन बंध से बना है, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ। ठीक है, तो अंग्रेजी में निबंध को ऐसे कहते हैं। इसका अर्थ है प्रयत्न करना। यह शब्द मूलतः कहाँ से? फ्रांसीसी शब्द से, कि जो ईसाई होता है ना, ईसाई से बना है। और फ्रांसीसी शब्द ईसाई है ना, उससे बना है, जिसका अर्थ प्रयत्न, प्रयोग और परीक्षण है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो कई विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं निबंध के लिए। तो सबसे पहली परिभाषा देखते हैं हर्टसन के अनुसार। निबंध लेखक के व्यक्तित्व की अभिव्यंजना का निब्रियाज निखरा हुआ स्वरूप है, जो आकार में छोटा तथा विवेचन में संक्षिप्त होता है। दूसरी बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। प्रोफेसर नलिन के अनुसार बताते हैं निबंध स्वाधीन चिंतन और निश्चल अनुभूतियों का सरस, सजीव और मर्यादित गद्यात्मक प्रकाशन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। पांचवा, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वासरण के अनुसार निबंध से तात्पर्य सच्चे साहित्यिक निबंधों से है, जिनमें लेखक अपने आप को प्रकट करता है, विषय को नहीं। विषय तो केवल बहाना मात्र होता है। बेकन के अनुसार निबंध केंद्रीभूत ज्ञान के वे कुछ पृष्ठ हैं जिनमें विचारों की सहज अभिव्यक्ति होती है। तो ये आपकी जो डेफिनेशन दी हुई है, इनको आप डेफिनेशन को आप यहाँ वहाँ नहीं घुमा सकते हैं। जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही आपको लिखना पड़ेगा। तो विषय के आधार पर निबंध के प्रकार, अब क्या बोले, विषय के आधार पर निबंध के कितने प्रकार होते हैं ये इसमें बता रहे हैं। तो विषय के आधार पर निबंध 4 भागों में विभक्त है। एक वर्णनात्मक निबंध है, जो वर्णनात्मक पे, और भावात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध और विचारात्मक निबंध, ये 4 भागों में बटा हुआ। तो सबसे पहले हम वर्णनात्मक निबंध के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें किसी स्थान, दृश्य, घटना आदि का वर्णन किया जाता है। इसमें घटना वातावरण के अनुसार भाषा का प्रयोग सौंदर्य सृष्टि के उद्देश्य से किया जाता है।
इसमें क्या बता रहे हैं कि जो निबंध का निबंध है वो वर्णनात्मक निबंध में क्या होता है। इसमें एक तो स्थान का, दृश्य का, घटना आदि सबका वर्णन किया जाता है। फिर दूसरा है भावात्मक निबंध। तो भावात्मक निबंध में क्या होता है कि जो निबंध किसी विषय का भावपूर्ण चित्रण करता है उसे भावात्मक निबंध कहते हैं। इस निबंध में कल्पना का स्थान महत्वपूर्ण होता है। भावात्मक निबंध और वर्णनात्मक निबंध में पर्याप्त समानता दिखती है। फिर तीसरे नंबर पर है विवरणात्मक निबंध। ऐसे निबंध में केवल विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इन निबंधों में लेखक का ध्यान विषय वस्तु पर केंद्रित रहता है, विषय से हटकर लेखक वर्णन नहीं करता है। फिर चौथा है विचारात्मक निबंध। इनमें भावों की अपेक्षा विचारों की प्रमुखता होती है, जिनका संबंध हृदय से कम मस्तिष्क से अधिक होता है। इसमें बौद्धिक आधार पर विषय का विवेचन किया जाता है। इनमें प्रवणता और विचारों की गहनता होती है। अब निबंध का विकास क्रम देख लेते हैं। तो निबंध का विकास क्रम आधुनिक काल में ही जो विकास हुआ था वो आधुनिक काल में ही हुआ था। इसके विकास क्रम को 4 युगों में बांटा गया है। सबसे पहला है भारतीय हिंदू युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। क्योंकि ये शुक्ल युग के बाद ही तुरंत शुरू हुआ था, इसलिए इसका नाम शुक्लोत्तर युग रखा और इसको वर्तमान युग भी कहते हैं। आरंभ में निबंध पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखे गए। पत्र संपादक स्वयं लेखक हुआ करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद आदि इनके उदाहरण हैं। सबसे पहला कौन सा था? भारतेंदु युग। तो इसका जो समय था वो था 1850 से 1900 तक। इस युग का नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे हुआ है। इसके जो निबंधकार हैं और जो निबंध हैं वो लिखे हुए हैं, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र फुटकर निबंध, प्रताप नारायण मिश्र निबंध नवनीत, कली प्रभाव, बालकृष्ण भट्ट निबंधावली और साहित्य सुमन। और भी निबंधकार हैं जैसे कि इसके नाम नीचे दिए हुए हैं, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, ठाकुर जगमोहन सिंह एवं बद्री नारायण प्रेमघन आदि। इनकी भारतेंदु के निबंध की जो विशेषता हैं वो भी आपको यहाँ पे लिखी हुई हैं। इस युग के निबंधकारों ने विविध विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है। इस युग के निबंधों में समाज सुधार की भावना, राजनीति चेतना, रोचक आदि गुण मिलते हैं। इनमें गंभीरता का अभाव है। इस युग के लेखक जर्जर रूढ़ियों का विरोध करते थे, परंतु नवीनता का अंधविश्वास अंधानुकरण नहीं करते थे। किसका? नवीनता का। हास्य व्यंग इनका प्रधान अस्त्र है। ठीक है। फिर दूसरा है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का जो समय था वो था 1900 से 1920 तक। भारतेंदु युग के बाद आधुनिक काल का दूसरा चरण पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। सरस्वती पत्रिका का संपादन कर द्विवेदी जी ने हिंदी गद्य को व्यवस्थित किया। काशी नगरी प्रचारिणी सभा, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी एवं हिंदी साहित्य सम्मेलन आदि संस्थाओं के माध्यम से गंभीर साहित्यिक विषयों के निबंधों का प्रकाशन शुरू हुआ। इसके निबंधकार और निबंध के बारे में देख लेते हैं। निबंधकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनके निबंध हैं साहित्यिक संदर्भ, साहित्यिक सीकर और विचार विमर्श। दूसरे नंबर पर हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। इनके निबंध हैं सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम। अन्य निबंधकार भी हैं जो इसमें लिखे हैं बाबू गुलाब राय, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, माधव प्रसाद मिश्र और पदम सिंह शर्मा। विशेषताएं देख लेते हैं इनकी। निबंध की भाषा व्याकरण सम्मत है तथा उनमें एक प्रकार की कसावट है। निबंध गंभीर निबंधों के लेखन के कारण कहीं कहीं पर निबंधों में दुरूहता एवं नीरसता दिखाई देती है। गंभीर निबंध है ना, इसलिए इस युग में अनेक शिल्पगत शैलियों का विकास हुआ है। अब हम आगे भी देखते हैं। तीसरे नंबर का जो है युग वो है शुक्ल युग। तो शुक्ल युग के बारे में भी एक तो इसका टाइम देख लेते हैं। इसका है 1920 से 1945 तक। द्विवेदी युग के पश्चात निबंधकारों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम प्रमुख है। इनके महान व्यक्तित्व के कारण ही इस युग का नाम भी शुक्ल युग पड़ा है। फिर है प्रमुख निबंधकार
और निबंध। इनके जो प्रमुख निबंधकार और निबंध भी देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि, भाग 1 2, त्रिवेणी। बाबू गुलाब राय, मेरी असफलताएं, ठलुआ क्लब। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, प्रबंध परिजात, प्रदीप पंचपात। डॉक्टर रघुवीर सिंह, जीवनकरण, शेष स्मृतियाँ। और भी निबंधकार जो दिए हुए हैं वो भी इसमें लिखे हुए हैं। इनकी विशेषताएं देख लेते हैं हम। इनकी विशेषताएं हैं, सबसे पहला है कि गंभीर विचार, उदात्त भाव, हास्य व्यंग के सरल छींटे शुक्ल जी के निबंधों में मिलते हैं। प्रेमचंद ने मुहावरेदार, सजीव और व्यवहारिक शैली का आदर्श उपस्थित किया है। सिया राम शरण गुप्त के निबंधों में गांधीवादी व्यक्तित्व की गहरी छाप है। निबंधकारों ने समसामयिक प्रश्नों और समस्याओं को अपनी लेखनी चलाई है। निबंधकारों की शैली अत्यंत प्रौढ़ एवं प्रभावशाली है। लेखकों ने जीवन, समाज और साहित्य के प्रति अपनी मान्यताएं विचारपूर्ण निबंधों के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। सर्वप्रथम इसी युग में जनवादी चेतना पर आधारित निबंध लिखे गए हैं। राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विचारों एवं स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निबंध भी लिखे गए हैं। इस समय यह युग छायावादी काव्य का युग था, अतः समीक्षकों ने छायावाद के संदर्भ में खुलकर चर्चाएं की हैं जो निबंध में व्यक्त हुई हैं। मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी इस समय के जो निबंध हैं उनकी मुख्य विषय थे। शुक्लोत्तर युग, ठीक है, इसका समय देख लेते हैं। 1945 से जो अभी तक चला आ रहा है वो कौन सा युग है? शुक्लोत्तर युग। शुक्ल युग के बाद का युग होने के कारण यह शुक्लोत्तर युग के नाम से जाना जाता है। इसे वर्तमान युग भी कहते हैं। इसके निबंधकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके निबंध हैं अशोक के फूल, विचार और वितर्क। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, नया साहित्य, नए प्रश्न। हरिशंकर परसाई, नागफनी की कहानी, सदाचार का ताबीज। विशेषताएं हैं, साहित्यिक विषय पर निबंध लिखने वालों में हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा आगे प्रमुख हैं। शुक्ल युग में लिखे गए ललित निबंधों को अभिनय पुष्टता प्रदान की गई। व्यंग्यात्मक निबंधों में एक विशिष्ट पैनापन दिखाई देता है। प्रभाकर माचवे का खरगोश के सींग व्यंग्यात्मक निबंध का श्रेष्ठ उदाहरण है। अन्य व्यंग्यकारों में केपी सक्सेना, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, रविंद्र त्यागी, डॉक्टर आत्मानंद मिश्र आदि हैं। महादेवी वर्मा ने संस्मरणात्मक निबंध लिखे हैं। अब इसका दूसरे नंबर का जो है वो है कहानी। जो आपका विधाएं हैं उसका जो दूसरा नंबर है उसका क्या है? कहानी। वो भी हम आपको पढ़ा देते हैं। ये आपकी प्रमुख विधाएं चल रही हैं। अभी प्रमुख विधाएं में जो 5 पॉइंट थे उसमें एक निबंध तो हो गया, अब दूसरा नंबर है कहानी का। कहानी की परिभाषा। कहानी गद्य की कथात्मक विधा है। एलन पो ने कहानी की परिभाषा इस प्रकार दी है। कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा है कि एक बैठक में पढ़ा जा सके और जो पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखा गया हो। कहानी को परिभाषित करते हुए इनके तत्वों को लिखिए। तो आपको परिभाषा बता दी है। अब इनको किस लेखक ने कैसे परिभाषित की है वो बता के उनके तत्वों पर प्रकाश डालना है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला जो प्रेमचंद के अनुसार है वो है, कहानी में बहुत विस्तृत विश्लेषण की गुंजाइश नहीं होती है। यहाँ हमारा उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य को चरित्र करना नहीं, वरना उसके चरित्र का एक अंग दिखाना होता है, क्योंकि कहानी छोटी होती है। निबंध तो बड़ा होता है तो उसे विस्तृत आप बता सकते हैं, लेकिन कहानी क्या छोटी होती है तो उसका मतलब एक ही अंग, उसके जो चरित्र का एक ही अंग दिखाना होता है। बाबू गुलाब राय के शब्दों के अनुसार कहानी एक स्वतःपूर्ण रचना है जिसमें भावपूर्ण व्यक्ति केंद्रित घटना का अप्रत्याशित ढंग से उत्थान पतन दर्शाते हुए पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला कौतूहलपूर्ण वर्णन हो।
ठीक है, ये आपका क्या बाबूलाल बाबू गुलाब राय के शब्दों के अनुसार है। अब कहानी के तत्व हम आपको पढ़ाते हैं। कहानी के 6 तत्व माने गए हैं। सबसे पहला है कथा वस्तु। कथा वस्तु के आधार पर ही कहानी का ढांचा खड़ा होता है। कथा में प्रायः 3 मोड़ आते हैं: आरंभ, चरम स्थिति और समापन या अंत। कहानी का आरंभ कौतूहल पूर्ण होता है और अंत जो होता है वो उद्देश्य पूर्ण होता है। चरित्र चित्रण, कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है। इन पात्रों का चरित्र चित्रण विविध कार्य व्यापारों द्वारा चित्रित किया जाता है। संवाद योजना तीसरे नंबर का तत्व है। तो संवाद योजना कहानी को रोचक सजीव बनाती है। संवाद छोटे होने चाहिए। संवाद की भाषा चुस्त एवं अभिव्यंजनापूर्ण होनी चाहिए। इसका फोर्थ तत्व है वातावरण। कहानी की कथा वस्तु किसी न किसी देश काल से समृद्ध होती है, अतः देश के अनुसार कहानी का वातावरण स्वाभाविक होना चाहिए। भाषा शैली, कहानी की भाषा विषय एवं पात्र के अनुकूल होती है। भाषा सरल एवं प्रभाव वाली होनी चाहिए। उद्देश्य, प्रत्येक रचना में एकाधिक उद्देश्य निहित होते हैं। अब कहानी के भेद हम आपको बता देते हैं। पहला है घटना प्रधान, फिर चरित्र प्रधान, भाव प्रधान तथा वातावरण प्रधान कहानियाँ। अब फिर इसमें जो आपको बताई गई हैं ये कहानीकार हैं और ये कहानियाँ हैं इनकी, तो ये आप देख लीजिए। एक बार मैं पढ़ के और आपको बता देती हूँ। श्री किशोरीलाल गोस्वामी, ये प्रारंभिक काल की हैं। इंदुमती, बंग महिला, ढुलाई फिर विकास काल का है। प्रेमचंद, पंच परमेश्वर, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, कफन, जयशंकर प्रसाद, आकाशदीप, पुरस्कार, गुंडा। विकास काल वो पूर्वार्ध का है और ये विकास काल उत्तरार्ध का है। तो इसके हैं जो कहानीकार जैनेन्द्र कुमार, अपना अपना भाग, पारगण, आज्ञा, रोज अमर बल्लरी, कोठरी की बात। फिर स्वतंत्रोत्तर काल है। कहानीकार मोहन राकेश, सौदा और एक और जिंदगी, राजेंद्र यादव, किनारे से किनारे तक, छोटे छोटे ताजमहल, मन्नू भंडारी, सजा यही है जिंदगी, फणेश्वर नाथ रेणु, संबदिया, ठेस, लाल पान की बेगम। ठीक है, तो अब तीसरे नंबर पे आता है एकांकी। तो हम अब आपको एकांकी के बारे में भी बता देते हैं। इसकी परिभाषा है, एकांकी ऐसी नाट्य विधा है जो एक अंक में रचित होता है। जैसे कहानी से भी छोटा होता है ये, या कहानी के बराबर ही समझ लो। एकांकी कथा जो एक ही अंक में रचित होती है। इसमें एक ही घटना तथा एक ही प्रभाव होता है, जिसका जो प्रभाव पड़ता है वो एक ही होता है। एकांकी स्वयं में पूर्ण रचना है। एकांकी के तत्व देख लेते हैं। कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, कथोपकथन, संकलन, त्रय या वातावरण, संघर्ष, भाषा शैली, अभिनेता, उद्देश्य या प्रभावनीति। एकांकी के प्रकार देख लेते हैं। पहला है स्वप्न रूप, प्रहमन, काव्य एकांकी, रेडियो रूपक, ध्वनि रूपक, वृत्त रूपक। ये एकांकी के प्रकार हैं। एकांकी के तत्व हो गए, एकांकी के प्रकार हो गए। अब हम आपको बताएंगे एकांकी का प्रकाश क्रम। हिंदी साहित्य का प्रथम एकांकी एक घूंट है, जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने की। अन्य रचनाकारों की रचना इस प्रकार हैं: डॉक्टर रामकुमार वर्माकृत दीपदान, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, भगवती चरण वर्माकृत सबसे बड़ा आदमी, 2 कलाकार, उदय शंकर भट्टकृत नए मेहमान, नकली और असली, जगदीश चंद्र माथुर रचित रीढ़ की हड्डी, भोर का तारा। इनके अलावा गिरजा कुमार माथुर, वृंदावन लाल वर्मा, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल ने भी एकांकी की रचना की है। अब 4 नंबर का जो तत्व है वो है, 4 नंबर की जो विधा है वो है नाटक। तो नाटक दृश्य काव्य का एक भेद है। इसमें रंगमंच पर पात्रों द्वारा किसी कथा को प्रदर्शन होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, जो रंगमंच में जो पात्र जो प्रदर्शन करते हैं वो किसी कथा पर होता है। नाटक के जो तत्व होते हैं वो कितने होते हैं? 6।
कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद योजना, देश काल, भाषा शैली और उद्देश्य। इसके नाटककार और नाटक को भी देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र। जयशंकर प्रसाद, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। लक्ष्मी नारायण मिश्र, राजयोग, सिंदूर की होली। धर्मवीर भारती, अंधा युग। मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। प्रसाद जी के नाटकों की कोई दो विशेषताएं लिखते हुए उनके दो नाटकों के नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में राष्ट्रीयता का स्वर मिलता है। नाट्य विधा के क्षेत्र में प्रसाद युगांतकारी परिवर्तन लक्षित हुआ है। देखो, प्रसाद के नाटकों की विशेषताएं देख लेते हैं। प्रसाद के नाटकों में ऐतिहासिक के साथ साथ प्रबल राष्ट्रीय भावना और उदात्त सांस्कृतिक चेतना को भी प्रकट करते हैं। नंबर 2 पे है, प्रसाद के नाटकों की भाषा ओजमयी एवं प्रभावपूर्ण है। प्रसाद के जो प्रमुख नाटकों में सज्जन, कल्याणी, परिणय, राजश्री, विशाखा, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त आदि हैं। ये प्रसाद के नाटक हैं। अब हम आपको देखते हैं, पढ़ाते हैं उपन्यास। 5 नंबर का है, इसको भी पढ़ लेते हैं। उपन्यास आधुनिक युग की देन है। इसमें यथार्थ जीवन का चित्रण, ये काफ़ी बड़ा होता है उपन्यास है, तो आप जानते ही हैं। तो ये जो प्रमुख विधा है उसमें लास्ट नंबर पे है उपन्यास। उपन्यास के तत्व देख लेते हैं। कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल और वातावरण एक ही है। भाषा शैली, उद्देश्य। इसको क्या उपन्यास को 3 युगों में बांटा है। प्रेमचंद्र पूर्व युग, प्रेमचंद्र युग और प्रेमचंद्रोत्तर युग। जो उपन्यास के जो सम्राट हैं उनको किसको बोला गया है? प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट बोला गया है। इन्हीं के नाम पर इन युगों को भी बांटा है। उपन्यास को 3 भागों में बांटा है। उपन्यासकार और उपन्यास देख लेते हैं। लाला श्रीनिवास, परीक्षा गुरु, बालकृष्ण भट्ट, 100 अजान 100 जान। देवकीनंदन खत्री, चंद्रकांता संतति। प्रेमचंद, गबन, गोदान, सेवा सदन। वृंदावन लाल वर्मा, मृगनयनी, विराट की पद्मनी, जैनेन्द्र, परख, त्यागपथ, सुखदा। धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां कोड़ा। फणीश्वर नाथ रेणु, मेला आंचल, परिकथा। ये एक आंचलिक उपन्यास है ये। ठीक है, तो अब क्या आपका हमने पढ़ा दिया उपन्यास तक। अब जो गौण विधाएं हैं अब वो शुरू होंगी। किसकी? गद्य की विधाएं 2 भागों में बांटी थी, एक प्रमुख में एक गौण में। तो अब जो गौण विधाएं हैं अब यहाँ से संस्मरण से वो शुरू हो जाएंगी पहले नंबर पे। तो इसका सबसे पहला कौन सा है? संस्मरण। संस्मरण एक घटना प्रधान गद्य रचना है। इसमें घटनाओं की झांकी होती है। जो संस्मरण होता है उसमें क्या जो भी घटना होती है ना, छोटी छोटी सी जो घटना हुई उनकी झांकी दिखाई जाती है इसमें। तो जैसे महादेवी वर्मा का है पथ के साथी, राम वृक्ष बेनीपुरी का है मील के पत्थर, उपेंद्र नाथ अस्क का है ज्यादा अपनी कम पर आई, महावीर त्यागी का है विक्रांति के दिन और मेरी कौन सुनेगा। अब रेखाचित्र दूसरे नंबर का है। रेखाचित्र तो किसी वस्तु या पात्र के आकर्षण ढंग से चित्रात्मक वर्णन ही रेखाचित्र होते हैं। इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। रेखाचित्र विस्तृत वर्णन होता है। रेखाचित्र काल्पनिक हो सकता है। रेखाचित्र किसी भी साधारण विषय पर लिखा जा सकता है। हिंदी में रेखाचित्र के जो रचनाकार हैं वो हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी आदि। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत में क्या होता है? जो यात्रा से संबंधित जो होता है ना उसके बारे में मतलब लिखते हैं, वर्णन करते हैं। तो यात्रा वृत्तांत साहित्य की एक विशेष विधा है। इसमें रचनाकार किसी यात्रा का प्रामाणिक वर्णन करता है। तो इसके लेखक हैं अमृत राय, सुबह के रंग, आज्ञा, अरे यायावर रहेगा यार, मोहन राकेश, आखिरी चट्टान। जीवनी किसी व्यक्ति के जीवन का लिखित वृत्तांत है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बायोग्राफी कहते हैं। इसके लेखक हैं अमृत राय, कमल का सिपाही, मदन गोपाल, कमल का मजदूर।
फिर आता है आत्मकथा। आत्मकथा को अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो इसमें जो लेखक होते हैं ना, तो वो लेखक तटस्थ होकर अपने गुण दोषों का वर्णन करते हैं, बिल्कुल निडर होकर, निश्चिंत होकर क्या करते हैं, अपने ही गुण और दोषों का वर्णन करते हैं। जैसे भारतेंदु का कुछ आप बीती कुछ जग बीती, महावीर प्रसाद द्विवेदी मेरी जीवन गाथा, हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं क्या याद करूं। फिर है नेक्स्ट वाला रिपोर्टाज। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट है। किसी घटना के वास्तविक वर्णन को रिपोर्टाज कहते हैं। जैसे कोई घटना है लेकिन वो वास्तविक उसका जो वर्णन किया जाता है, उसमें कोई भी घटाना नहीं, बढ़ाना नहीं, जो जैसा है वैसा ही वर्णन किया जाता है, उसको रिपोर्टाज कहते हैं। तो लेखक किसके हैं? राघव राघव, तूफानों के बीच, धर्मवीर भारती, युद्ध यात्रा, महंत आनंद कौशल्यायन, देश की मिट्टी बोलती है। नेक्स्ट है डायरी लेखन। डायरी लेखन की लेखक की निजी वस्तु होती है डायरी। तो इस विधा में लेखक तिथिवार पहले डेट डालता है, फिर जो घटना होती है उसको घटना विशेष जो घटित वाली घटना होती हैं उनको लिखता है, और मतलब उसमें क्या करता है, अपने निजी विचार भी उसमें डालता है कि मतलब जो भी निजी हमारे जो भी विचार हैं वो सब लिखता है उसमें। तो डायरी लेखन का श्रेय किसको गया है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की रचना। आजकल क्या अभी भी कुछ लोग हैं जो अपनी डायरी लिखते हैं, अपनी निजी बातें उसमें लिखते हैं, डेट वाइज लिखते हैं, वही है ये। और जो डायरी में आपने लिखा वही हम जैसे मतलब लेखन भी बन जाता है डायरी लेखन। तो इसके जो मेन जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की एक रचना है डायरी लेखन में, मेरी कॉलेज डायरी को है, मतलब ये इसका पूरा श्रेय इसी को जाता है। इसके अलावा इलाचंद जोशी, शमशेर बहादुर सिंह, मोहन राकेश के नाम भी उल्लेखनीय, और भी ये भी लेखक हैं जिन्होंने डायरी लेखन किया है। भेंट वार्ता, जब किसी विशिष्ट व्यक्ति के महत्वपूर्ण प्रश्न किए जाते हैं, जो विशिष्ट व्यक्ति से महत्वपूर्ण प्रश्न किए जाते हैं और उनसे प्राप्त उत्तर को व्यवस्थित ढंग से लिपिबद्ध, और जब जैसे उनसे जो भी उत्तर प्राप्त होते हैं फिर उनको बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित ढंग से मतलब लिखे जाते हैं, वही भेंट वार्ता लेखन कहलाता है। इसमें पदम सिंह शर्मा, राजेंद्र यादव, श्री लक्ष्मी चंद्र जैन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। पत्र विधा, आखिरी विधा कौन सी है? आखिरी जो है वो है पत्र विधा। पत्र साहित्य के अंतर्गत उन पत्रों को लिया जाता है जो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा लिखे जाते हैं। हिंदी में पत्र साहित्य का आरंभ द्विवेदी युग से हुआ। 1904 में स्वामी दयानंद सरस्वती के पत्र प्रकाशन किए गए। इस क्षेत्र में बनारसी दास चतुर्वेदी, वियोगी हरिवंश राय बच्चन के संकलन प्रमुख हैं। तो बच्चों जी, हमने आज आपको गद्य की विधाएं कंप्लीट करवा दी हैं, और थोड़ा जल्दी जल्दी हम पढ़ के आपको सुना रहे हैं, जिससे कि कई बच्चे होते हैं जिनको पढ़ने में भी आलस आता है, समझ में नहीं आता है। तो वो अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो उन्हें गद्य की विधाओं को पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ सुनने से ही उन्हें समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। तो आज हमने जो गद्य की विधा का जो टॉपिक था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है, और आगे हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे और उसमें आपको और भी क्लियर करते जाएंगे। अभी हम व्याकरण ही निपटा रहे हैं अपना, तो व्याकरण निपटाने के बाद फिर हम आपको गद्य और पद लेसन भी आपको समझाएंगे, उनको टॉपिक और प्रश्नोत्तर वगैरह सारा जल्दी हमारा सोचना है कि हम जल्दी वीडियो बनाएं, जिससे आपका जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आपको रिवीजन करना है वो होता जाए। तो थैंक यू बच्चों, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिंदी की पाठशाला। थैंक यू, बाय।